ऑक्साइड्स क्या थे बेटा? व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद नहीं है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होती है ना। वो बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और एसिड के साथ बेस की तरह, बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। तो इसकी दो रिएक्शन है जो है याद करनी है। तो दो तरह के एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताए थे मैंने आपको, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO जिंक ऑक्साइड। ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एग्जाम में पूछा जाता है नेम टू एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक लिख देते हैं, जो कि गलत है। उसने क्या बोला है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बताओ। मेटल्स नहीं पूछा उसने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसलिए नाम क्या दोगे, Al2O3 और ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO, ठीक है। अब अगर Al2O3 प्लस HCl रिएक्ट कर जाए तो ये तो एसिड है, ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, AlCl3 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये बनाएगा न्यूट्रलाइजेशन। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस। अब अगर Al2O3 को हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट ही बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO प्लस H2O, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, इसे सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ये अब यहाँ पर बेस है, नाउ इट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड। अब ये एसिड की तरह काम कर रहा है। हर एक ऑक्साइड नहीं करता है ऐसा काम। मैंने क्या बताया था, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, सबसे पहले दिन लिखवाया था, है ना। क्यों होता है, क्योंकि ये पानी में मिलाने से हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। पर ये जो है पर्टिकुलरली दो जो Al2O3 ZnO, ये बेसिक के साथ एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आगे बात जो दोनों की प्रॉपर्टी, तो मैं लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन लिख लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दोज मेटल ऑक्साइड्स which show basic as well as acidic properties, या behavior ले लो, acidic behavior, basic as well as acidic behavior, which shows basic as well as acidic behavior are called amphoteric oxides. स्पेलिंग याद है ना एम्फोटेरिक की, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हो। अब दो रिएक्शन जो हैं जिंक की भी लिख देते हैं, मिला दो से, लिखो फटाफट लिखो, थोड़ा साफ साफ लिख ले बेटा, जो तुझे भी समझ में आ जाए। जिंक ऑक्साइड, तो ये जिंक ऑक्साइड अगर हम करेंगे ZnO तो ZnCl2 बना देगा प्लस वाटर, और यहाँ पर अगर ZnO करेंगे तो ये बनाएगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, ये हो जाएगा जिंक क्लोराइड और ये सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो बस ये चेंज आएगा इसके अंदर। ZnO के साथ अगर हम HCl मिलाएंगे, और जितना भी हम एसिड मिलाते हैं दे वाला डाइल्यूट, ये ध्यान रखना, ठीक है। डाइल्यूट ही होते हैं जितने भी एसिड्स हैं एक्वस फॉर्म में, क्योंकि कोई भी एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टी जब ही शो करता है व्हेन, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्वस, ठीक है। मतलब कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ये HCl का, पानी मिला हुआ, तभी प्रॉपर्टी शो करेगा ही, नहीं तो शो नहीं करता प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका हमने एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी, अगर तुम्हें ध्यान हो, कि एसिड्स शो करते हैं अपना एसिडिक बिहेवियर कब, व्हेन दे आर वेट। तो उसके लिए हमने क्या करा था, लिटमस टेस्ट करा था। तो HCl गैस होती है, अगर HCl गैस के सामने हम ड्राई लिटमस पेपर लेके आते हैं तो वो चेंज नहीं करता है अपना कलर, पर अगर हम उस
लिटमस पेपर को गीला करके उसके सामने रखेंगे तो इट विल चेंज इट्स कलर। अगर ब्लू कलर है तो इट विल बिकम रेड। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर शो कब करता है, इससे क्या पता चलता है, एसिड्स ऑलवेज शो देयर बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। NaOH सो बेस भी और एसिड भी बिना पानी बिना डाइल्यूट करे काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको या तो AQ लिखना है एक्वस या DIL डाइल्यूट लिखना, दोनों में से कुछ भी एक चीज़ लिखनी जरूरी है। ठीक है, ये आगे समझना। इसके बाद आ गया हाँ वो कोई इसके एम्पोर्टरिंग के कोई क्या हो गया, लिखा नहीं, थोड़ा इधर से लिख लेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जल्दी पता नहीं उसको क्यों हो जाता है कोने में जाके, मेरे लगता है सिर्फ कोने में ले जाकर कूट पीट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम आर रिएक्टिव, देयरफॉर दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एक्टिवली, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे उससे। और जैसे जैसे हम उस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे उसको हमें बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक, ये चाहे जिंक ऑक्साइड हो, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, इसको हमें बाहर से टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब ऐसे ही आयरन के साथ होता है। आयरन और भी नीचे जिंक से, जिंक के अगला क्या आता है, आयरन। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से, फीके जरा मतलब जिंक, फीके मतलब Fe आयरन। तो जिंक से भी कम रिएक्टिव कौन होता है, आयरन होता है। तो वो क्या करता है, Fe+O2। अब ये दो तरह की ऑक्साइड्स बनाता है, एक तो ये और एक ये, एक फेरस ऑक्साइड और एक फेरिक ऑक्साइड। अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो Fe3O4 ऐसे लिखें, और इसका नाम क्या होता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी +2 है और यहाँ पर +3 है। फेरस होता है +2 और फेरिक होता है +3। तो आयरन ऑक्साइड में 2 और 3 ऑक्साइड दोनों मिक्स हो गए Fe3O4 में, तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म लिखना पड़ता है। दोनों बनते हैं, ये भी बनता है ये भी बनता है, तो उसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख देते हैं। और टेम्परेचर हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा, जितना हमने इससे पहले वाले को प्रोवाइड करा उससे ज़्यादा प्रोवाइड करना। जितना नीचे आते जाएंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर हमें बाहर से उसको देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, हर एक रिएक्शन में होगा। ये इस रिएक्शन में एक बनी, हर रिएक्शन में होगा। चाहे उसको हम पानी के साथ रिएक्ट कराएं, चाहे उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, चाहे उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, किसी के साथ भी कराएं, जैसे जैसे कम रिएक्टिव होता जाएगा हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बाहर से टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब बहुत बार ऐसा भी होगा कि टेम्परेचर तो देंगे ही देंगे, ज़्यादा टेम्परेचर भी दे दिया फिर भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ज़्यादा देर तक देंगे, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करेंगे। टेम्परेचर तो देना ही देना है, उसके अलावा देर तक देना है। किसी के साथ तो ये है कि तुमने माचिस दिखाई, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड, मिल गया आपस में, थोड़ी में क्या होगा कि उतने ही टेम्परेचर को ज़्यादा देर तक देना पड़ गया तुम्हें, तो ज़्यादा देर। तो रिएक्टिव जितना कम होता जाएगा तो हमारे को दो ही काम करने हैं, टेम्परेचर बढ़ाना है और उसका टाइम पीरियड बढ़ाना है, दो चीज़ें। ठीक है, तो उससे वो रिएक्ट कर जाता है। इसके अलावा कॉपर का लिख लो एक। कॉपर क्या करता है भैया, Cu+O2 गिव्स CuO। अब ये ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। और कॉपर जो है ना वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। तो ये बहुत रिएक्शन पूछी जाती है कि भाई एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स अ ब्लैक कंपाउंड, तो तुम तुरंत समझ जाओ कि भैया कॉपर की बात कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। ये बहुत पूछा जाता है। और वो शाइनी ब्राउन मेटल ऐसा लिख के आता है, शाइनी ब्राउन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड। तो तुम क्या कहोगे भाई, शाइनी ब्राउन कौन होता है, कॉपर, और क्या बनाया उसने, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये तो इसके एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ मैं आपको सारे। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। क्या चाहिए, पानी चाहिए।
रिएक्शन ऑफ, लिख लो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, या लिखो मेटल प्लस वाटर, इसको लिखो कोल्ड प्लस हॉट, कैसा भी हो, ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें से, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें से, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आता है, अगर हम मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ, तो क्या बनाएगा ये, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दो चीजें याद रखनी, पानी कैसा भी हो, गर्म हो चाहे ठंडा हो, रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अगर स्टीम के साथ मेटल को रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन गैस दोनों ही केस में निकलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सर हाँ जी, ये आपने आयन वाली रिएक्शन, हाँ जी, सबका FeO प्लस Fe2O3 है। ऑप्शंस पोटेशियम सोडियम दोनों काशीनाथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं ये, और दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और एक्सप्लोसिव होती है, धमाका करती है बहुत जोर की, पानी में गिराओगे तो बम की तरह फटेगा ये, ठीक है। हाँ, ये सोडियम पोटेशियम में डालो, करके देख लेना, बाजार से खरीद के लाओ, दूर से करना, ले जाके डब्बे में कोई बाल्टी पानी भरो, उसके अंदर डाल के देख लो, ऐसा उछलेगी बहुत जोर की, प्रभाव करेगा, ठीक है। और आग लग जाती है, क्यों लग जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस वैसे ही बहुत एक्सप्लोसिव गैस है, तो एकदम धमाके के साथ हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, और उसमें आग लगती हुई दिखाई देती है। कहाँ की गई ये बाकी समझ में आ गई। तो एक तो ये दो रिएक्शन लिख लो फटाफट। हाँ जी बोलिए। अब ये आप ये एक्सपेरिमेंट कैसे बाद में पूछो, मैंने डिटेल इसमें कर लेंगे, ठीक है। अब तू सारे के सारे यूट्यूब पे देख के आएगा, मेरे से पूछे एक्सपेरिमेंट में कहाँ कर देगी, तो लोग क्या पता ट्राई है इसे, इसमें तेरे दिमाग में आया ना कुछ ना कुछ। अब सुनो, बात नहीं करो, इधर ध्यान, आगे चलो। अगला एग्जाम्पल लिखो, ये दोनों लिख लिए ना, कैल्शियम प्लस वाटर, ठीक है, क्या बनाएगा, COH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम प्लस वाटर, ये भी कोल्ड वाटर, ठीक है, COH होल ट्वाइस प्लस H। कैल्शियम के बाद आ जाता है मैग्नीशियम। अब ये हॉट चाहिए पानी, इसको हॉट वाटर, तो ये MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। अब अगर मैं Mg को स्टीम के साथ रिएक्ट कर दूं, पानी तो H2O ही होगा वो, पर वो स्टीम हो गई, तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, गैस का सिंबल होता है ये कि ऊपर उड़ गई, इसलिए ये एरो लगाया जाता है, इट शोज इट इज अ गैस। अगर हम मैग्नीशियम को पानी के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, हॉट वाटर के साथ करते तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन दोनों में। अगला वाला आ जाता है हमारा एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगी, हॉट वाटर से एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम प्लस वाटर, वाटर मीन्स स्टीम, ये इसे स्टीम, तो ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस H2। मैंने बता दिया आपको कि जो भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है जिंक, ये भी स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है और ये भी बनाता है जिंक ऑक्साइड प्लस H2। और फिर आ जाता है आयरन, ठीक है, आयरन प्लस स्टीम। अब ये जो आयरन है ये रेड हॉट होता है, और ज़्यादा वीक हो गया ना, ये रिएक्टिविटी और कम हो गई, तो ये रेड हॉट आयरन विद स्टीम रिएक्ट करता है
और Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बनाता है, मतलब फेरस फेरिक दोनों बना। आयरन 2,3 ऑक्साइड लिख लेना, इसके आगे नीचे लिख लेना आयरन 2,3 ऑक्साइड, इसको लिखना आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है। अब अगला लिखो बेटा, बात नहीं करो प्लीज। अगला लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये तीनों लिख ली ना आपने, मिटा दो ना। अगली प्रॉपर्टी लिखनी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज लिखा हो जाए, काशीनाथ, माली, आलू, जरा, पीके से, पकाता पकाता क्या था, पीबी पकाता है। टिन यूज नहीं करते ना, तो इसलिए नहीं। हाँ वही ज़्यादातर एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा। अब इसके बाद क्या है, कॉपर, बेटा बात नहीं, कॉपर HgAgAu, ठीक। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स में जितने हैं उसके हिसाब से बना रखते हैं, इतने ही यूज होते हैं तुम्हारे कोर्स में, ठीक है। मेरी बात समझना ध्यान चाहिए। अभी तुमने जितने भी लिखे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे घटती है ना, रिएक्टिविटी ये लिखो, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, नीचे की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये तो पता है सबको। इसीलिए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, ये 3 कोल्ड वाटर से करे, ये फिर हॉट वाटर से करा, फिर ये स्टीम से करे, है ना। इस तरीके से ये स्टीम से ही होंगे आगे वाले, और ये नीचे वाले बहुत ही लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए रिएक्ट ही नहीं करते। अब ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं कि अगर किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्ट करें तो क्या बनाता है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, KCl प्लस H। अब यहाँ पर तुरंत रिएक्ट करें, है बेस में किसके साथ बेस पे रिएक्ट करता है, समझ नहीं आया। मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है, चलो वो बात में देखेंगे, पहले से अब उस पर डिस्कशन। K प्लस HCl डाइल्यूट गिव्स KCl प्लस H, ठीक। अब ये कहाँ तक चलेगी रिएक्टिविटी, अब इसमें क्या हुआ, कौन सी रिप्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो पहले चैप्टर में पढ़ी थी ना हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन बना। तो कहाँ तक हो सकती है ये, केवल यहाँ तक हो सकती है। इसके नीचे अगर हम नीचे जाएंगे, Cu प्लस HCl लिखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, कॉपर नीचे आ गया तो लेस रिएक्टिव है। अगर कॉपर को, मरकरी को, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम को, इनको अगर हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेंगे, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिव कम है हाइड्रोजन से, वो हटा नहीं सकते। कौन हटाता है, जो उससे ताकतवर हो, और ये भी बहुत मुश्किल से हटाएगा। ये नहीं है कि बस रिएक्ट करा हट गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। कुछ रिएक्शंस लिखवा रहा हूँ, उनको देखो। पहले तो पहले लिख लिया आपने, सोडियम की भी ऐसे लिख लो, सोडियम की भी लिख लो, ठीक है। तो ये तो वायलेंट रिएक्शंस होती है, सोडियम और पोटेशियम की दोनों वायलेंट रिएक्शंस होती है। मतलब अगर HCl में डाल दोगे सोडियम को तो धमाका और करेंगी जोर, ठीक है। अगला लिखो एल्यूमिनियम, सोडियम पोटेशियम तो लिखवा देना, सेम ही है, सोडियम और पोटेशियम एक ही घर के मेंबर है, दोनों भाई।
तो ये क्या बनाएंगे NaCl प्लस H2, दोनों ग्रुप नंबर 1 के मेंबर हैं। ये 11 वाला बताया तो था मैंने, ये 11 है तो 281 और ये 2881 19, तो दोनों का ग्रुप सेम होता है, ठीक है, सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एल्यूमिनियम। अब जो एल्यूमिनियम मेटल होता है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं यहाँ पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि HCl ही लें, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, पर लेने दोनों में से ही है। नाइट्रिक एसिड नहीं लेना है, मैं बताऊंगा अभी आगे क्यों नहीं लेना है ना। तो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, उसके साथ क्या रिलीज होता है, पानी रिलीज होता है, हाइड्रोजन नहीं होती। क्यों नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हाइड्रोजन बनेगी उसे ऑक्सीजन दे देगा और पानी बना देगा। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, जो देते हैं उसको ऑक्सीडेशन। तो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होने देगा, ये तो बनेगा लेकिन ये रिलीज नहीं होने देगा, इसकी जगह क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। कुछ मेटल्स के साथ अभी लिखवाऊंगा, कुछ मेटल्स के साथ 3-4 मेटल ऐसे होते हैं जिसमें अगर मैं HNO3 को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दूं, उसमें खूब सारा पानी मिला दूं, बहुत डाइल्यूट हो गया, और फिर उस मेटल के साथ उसको रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये तो अपनी जगह रिलीज होना है, जो कुछ होना है ना, नाइट्रेट होंगे वहाँ पर। वहाँ क्या बनेगा, HNO3 के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे, जैसे सोडियम प्लस HNO3 करेंगे डाइल्यूट, तो ये क्या रिएक्ट करेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O बना देगा, H2 नहीं देगा, क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, हाइड्रोजन रिलीज हुई उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ठीक। लेकिन अभी हम बताऊंगा आगे में कि अगर इसको मैं बहुत डाइल्यूट कर दूं, बहुत पानी डाल दूं, वेरी 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 डाइल्यूट, और कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके वो यहाँ नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस भी देता है, लेकिन कुछ के साथ, 2-3 ही है वो इनके साथ देता है, ठीक है। अब पहले इसे कंप्लीट कर दो, सोडियम का हो गया और पोटेशियम का हो गया, और एल्यूमिनियम का लिखो। अब एल्यूमिनियम थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, क्यों करता है स्लो रिएक्ट, ये भी एक चीज समझने की, भाई क्यों स्लो रिएक्ट करता है, ये तो फटाफट रिएक्ट कर दे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। नहीं, लेस रिएक्टिव कहाँ है ज़्यादा, वेरी गुड, उसके ऊपर देखा है, समझदार बच्चा, पढ़ता ही नहीं, पढ़ता नहीं बस, बाकी पढ़ता है वैसे समझते हैं इसको, वो भी यूट्यूब देखता है, ऐसी ऐसी चीज़ें को पढ़ता है, बहुत अच्छी बात, समझदारी वाली बात करी। उसके ऊपर टफ लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है, तो पहले एसिड में वो लेयर घुलती है, टाइम लगाती है, फिर इट रिएक्ट्स फास्ट, ठीक है। तो पहली लेयर ऑक्साइड की होती है, इसीलिए एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम प्लस HCl डाइल्यूट बनाएगा तो यही AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस ही, लेकिन इट विल टेक टाइम टू रिएक्ट। तो एग्जाम में पूछा जाता है भाई ऐसा क्यों होता है, तुम बताओगे कि इट हैज़ अ टफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम को किसी में डुबो के तो रखना नहीं, तो क्या होगा, तुम बाहर छोड़ देते हो, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है अपने आप ऑटोमेटिक, है ना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, Al2O3 आ जाती है। जब तुम एसिड में डालोगे उसको, तो पहले वो लेयर हटेगी, उसके बाद वो एल्यूमिनियम निकलेगा, या तो तुम क्या करो, उसको सैंड पेपर से रगड़ दो पहले। एक तो तरीका ये है कि तुम उसे सैंड पेपर से रगड़ दोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी और तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, या फिर अगर तुमने ऐसे उठाया और ऐसे डाल दिया तो इट विल टेक टाइम, पहले ऑक्साइड की लेयर रिमूव होगी, फिर एल्यूमिनियम रिएक्ट करना शुरू करेगा और ये रिएक्शन देगा जो मैंने AlCl, है ना। अगर यही एल्यूमिनियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करे डाइल्यूट के साथ, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल ट्राइस प्लस हाइड्रोजन। तो दोनों में से किसी को भी आप दे सकते हो, HCl से भी और H2SO4 से। HCl के साथ क्लोराइड्स बनाते हैं, सल्फेट के साथ सल्फेट, जो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट, ठीक है। तो अब जैसे जैसे रिएक्शन, अब इसमें ना किसी भी रिएक्शन में एसिड की
आपको बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना। एसिड के केस में टेम्परेचर बाहर से हमें प्रोवाइड नहीं करना, पानी में करना है और किसी चीज़ में कर सकते हो, लेकिन एसिड में नहीं करना है ना। तो अब इसके बाद बस ये है कि इनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे थोड़ा देर से रिएक्ट करेंगे लेकिन इट विल टेक टाइम। तो जैसे एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम के बाद जिंक आ गया, जिंक क्या बनाएगा, जिंक प्लस H2SO4, तो ये ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा, बट इट विल टेक टाइम, ज़्यादा टाइम। फिर जिंक के बाद क्या आ जाता है, आयरन आ जाता है Fe, ये भी ज़्यादा टाइम लेगा, ये इससे भी ज़्यादा टाइम लेगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और फिर उसके बाद कॉपर आ जाता है, कॉपर भी क्या करेगा, बनाएगा तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यही, पर इट विल टेक टाइम। नहीं, कॉपर तो बनाएगा ही नहीं, नो रिएक्शन, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर कहाँ है, इसके नीचे, हाइड्रोजन के नीचे, तो इसलिए H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ लिख लो नो रिएक्शन, ऐसे लिख लो, ठीक है। आयरन के नीचे हम नहीं जाएंगे, टिन के साथ हो जाएगा, लेड के साथ हो जाएगा, सबके साथ सल्फेट बना लेगा, और कॉपर के साथ नहीं बनेगा। समझ में आ गई? और सिल्वर और गोल्ड तो कर देंगे इसके साथ। हाँ, अब मैं बताऊंगा वो भी किसके साथ करते हैं थोड़ी देर में। पहले नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं। देखो, अब 2 लाइन छोड़ के लिखना। अब नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। नाइट्रिक एसिड के बारे में लिखो, when a metal reacts with dilute nitric acid, when a metal reacts with dilute nitric acid, when a metal reacts with dilute nitric acid, जल्दी लिखो बेटा, क्या कर रहा है, पेज ही बोलने जा रहा है, पता हो गया, घर से तो देख के आता नहीं। दूसरी कॉपी उठा ले, उसमें लिख ले, मैथ वाली में छाट करता है, कल उतार लेना अलग से। When a metal reacts with dilute nitric acid, then hydrogen gas is not evolved. When a metal reacts with dilute nitric acid, then hydrogen gas is not evolved, because as soon as hydrogen gas is evolved, nitric acid oxidizes this hydrogen. Nitric acid oxidizes this hydrogen to water. हाइड्रोजन का पानी बन जाता है, because nitric acid is a very strong oxidizing agent. Because nitric acid is a very strong oxidizing agent. लिखो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देखो बेटा, इसी लाइन अगली लाइन में लिख लो, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड however reacts with magnesium and manganese. मैग्नीशियम का क्या होता है, Mn,
और मैग्नीशियम का क्या होता है Mg। ठीक है, मैंगनीज और मैग्नीशियम, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड however reacts with magnesium and manganese metal to evolve hydrogen gas। manganese metals to evolve hydrogen gas। अब यहाँ क्या होता है, जो बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत डाइल्यूट करने पर उसकी जो एबिलिटी है ना ऑक्सीडाइज करने की वो कम हो जाती है, तो इसलिए वो हाइड्रोजन को वाटर नहीं बना पाता। उससे क्या हुआ, उससे ज़्यादा, ऐसा समझ लो कि किसी आदमी से ज़्यादा पैसे सारे छीन लिए उससे, अब इतना छोड़ दिया कि तो भाग सके बस, तो वो किसी को देगा क्या, है ना। तो डाइल्यूट कर दिया हमने, तो उसकी जो ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी थी वो हमारी कम हो गई, तो वो वाटर उसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं दे सकता बाहर से, तो इसलिए इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, पानी में नहीं कन्वर्ट कर सकता। कहाँ तक लिखवाया मैंने, तो प्योर हाइड्रोजन। अब इसके दो रिएक्शन लिख लो, Mg प्लस HNO3, Mg प्लस HNO3, Mg प्लस HNO3, बस इसके नीचे लिख लेना वेरी डाइल्यूट। ठीक है, वेरी डाइल्यूट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देता है MgNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। एक तो ये बनाता है, एक Mn के साथ भी ऐसी बनाता है, Mn प्लस HNO3 वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। ठीक है, ये भी MnNO3 होल ट्वाइस बना देता है, MnNO3 होल ट्वाइस। बेटा वेरिएबल होती है इसकी ना वैलेंसी, Mn की, हाँ इसकी कई सारी वैलेंसीज होती हैं, 4 भी होती है, 2 भी होती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल वैलेंसीज अगले साल पढ़ोगे, इस साल का तुम्हारे कंसेप्ट नहीं है, बस तुम याद कर लो बेटा। क्या कह रहा है समझो, नहीं समझ में आ रहा, पहली रिएक्शन दूसरी, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, एरो है वो तो, एरो बना रहा है, एरो, एरो में एरो लगाना भूल गया, हाइड्रोजन गैस, कितना समझ देगा यार। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ जी आगे, नहीं अभी फोर्थ से पहले कुछ बता रहा हूँ, फोर्थ से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और देखो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से जीवन में बचाने लगे, इसको बोलते हैं एक्वारिजिया, क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया, मिक्सचर ऑफ HCl प्लस HNO3, concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1, मतलब 3 पार्ट HCl के मिला दो और 1 पार्ट HNO3 का मिला दो, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेटेड HCl प्लस HNO3 इन द रेशियो 3:1 इज कॉल्ड एक्वारिजिया। अब ये एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है जिसमें कोई भी मेटल डालो घुल जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एसिड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग, जो वीक मेटल्स होते हैं वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं ना, चाहे कंसंट्रेटेड भी डाल दो तब भी नहीं करेंगे। पर ये एक ऐसा मिक्सचर बन के आ गया जिसके अंदर कोई भी मेटल डालूँ गायब हो जाएगा, भूल जाएगा। तो अभी कहाँ काम आएगा आपके, बहुत सारी जगह घरों में लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, अपनी ज्वेलरी साफ कराते हैं, क्या कहते हैं, ज्वेलरी साफ कराते, सोने की ज्वेलरी साफ कराते। तो इनको जी क्या लोग हैं, इनको जी 100 रुपये सारी ज्वेलरी साफ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको डुबोते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तुम्हारी ज्वेलरी चमक जाती है, तुम भी खुश, वो भी खुश, 100 तो मिल ही गए। और जो इतनी देर डुबोया इतनी देर में सोना आ गया उसने, तो उसे बाहर ले जाते हैं। तो 5-7 घर मिल गए, उनको सोना निकाल लिया, और सोना हो रहा 70,000 रुपये और 10 ग्राम, तो उसे छान के बेच लेते हैं। बात समझ में आ रही मेरी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है भाई, कोई भी साफ कराने के लिए घर पे आए तो सफाई नहीं करानी सोने की, तो सब साफ हो जाए।
ठीक है, तो ये यही लेके आते हैं वो एक और चाहिए, उसमें डुबोते हैं और बाहर निकाल के दे देते हैं, तो बेकुछ हो। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ भी डाल दो सब घुल पिघल जाएगा, उसके अंदर ही घुल जाएगा, है घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है उसमें। ठीक है, तो एक्वा लिख लो, ये तो लिख लो पहले, ये सारा लिख लो एक्वा के बारे में। 3 पार्ट HCl के कंसंट्रेटेड और 1 पार्ट HNO के। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, इट कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स, इट कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनको भी घोल देता है। इट कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका एक्वा रिजिया। हाँ, प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी हुई है, ये वही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में अगर मैं जिंक डाल दूँ, बेटा इधर ध्यान दो बात, कॉपर सल्फेट में अगर मैं जिंक डाल दूँ तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। लेकिन अगर मैं ZnSO4 में कॉपर डाल दूँ तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि कॉपर में हिम्मत नहीं है इसे Zn को हटाने की। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जो मैं लिखवा रहा हूँ, है ना, तो मोर लिख लो इसमें लाइन में, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. More reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. ठीक है, अब इसमें ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो चेंज इन कलर वाला भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। तो जैसे कॉपर सल्फेट होता है, ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब ये बनता है तो कलरलेस हो जाता है। एक प्रॉपर्टी चैप्टर 1 में पढ़ी थी हमने, चेंज इन कलर होता है ना, चेंज इन कलर, गैस रिलीज होती है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो कलर चेंज होता है, यहाँ पर कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर था कलरलेस हो गया, कहीं ब्लू कलर से क्या बन जाता है, ग्रीन कलर बन जाता है। तो वो कैसे बनेगा देखो, तो अगली वाली प्रॉपर्टी ब्लू वाली क्या थी, कॉपर सल्फेट को, अगर मैं कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट करा दूँ, आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर, तो ये ग्रीन कलर का होता है, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज ब्लू इन कलर। ये शायद लिखी हुई है तुमने प्रॉपर्टी, हाँ फर्स्ट वाले उसमें चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, इस समझ में आ गया ना, चलो बस आज इतना ही करेंगे। अब अगली क्लास में टेस्ट के लिए तैयार हो गया ना, सीरियस होके पढ़ना आज, ठीक है। परसों कह रहा हूँ मैं, कल नहीं कह रहा।